क्या होगा जब दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर पेरिस पर एक जानलेवा शार्क अटैक हो जाए। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की शॉकिंग मूवी अंडर पेरिस। पेरिस की शांत दिखने वाली रिवर के अंदर एक ऐसा खतरा छुपा होता है जिसे शुरुआत में कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है सिचुएशन धीरे धीरे पूरे शहर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब आगे क्या होता है? क्या शहर के लोग इस खतरे से बच पाते हैं? और आखिर वो खतरा है क्या? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फिल्म की शुरुआत होती है पैसिफिक ओशन के बीचों बीच, जहां हमें दिखाई देती है सोफिया, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड शार्क रिसर्चर है। सोफिया पिछले कई महीनों से अपनी टीम के साथ एक बेहद खास और रहस्यमयी शार्क को ट्रैक कर रही थी। इस शार्क का नाम है लिलिथ। लिलिथ कोई आम शार्क नहीं थी। उसके मूवमेंट्स, उसका बिहेवियर और उसकी ग्रोथ सब कुछ नॉर्मल शार्क से बिल्कुल अलग था। सोफिया और उसकी टीम कई महीनों से सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब लिलिथ फिर से उनके रेडार में आए, ताकि वो उसका सैंपल लेकर उस पर रिसर्च कर सकें। अचानक उनके सिस्टम पर कुछ अजीब सिग्नल्स दिखाई देने लगते हैं। ये सिग्नल्स साफ इशारा कर रहे थे कि लिलिथ वापस उसी एरिया में आ रही है। टीम बिना समय गंवाए एक्शन में आ जाती है। सोफिया के कुल 4 रिसर्चर्स पानी में डाइव करते हैं। इन 4 लोगों में एक बेहद अहम शख्स भी शामिल था, सोफिया का पति। जैसे ही ये लोग समंदर की गहराई में उतरते हैं, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो इंसान को अंदर तक हिला दे। समंदर के भीतर उन्हें एक स्पर्म व्हेल का बच्चा दिखता है। भले ही वो बच्चा था, लेकिन उसका एवरेज साइज किसी छोटे जीव जैसा बिल्कुल नहीं था। असल में एक अडल्ट मेल स्पर्म व्हेल का वजन 41,000 किलो तक हो सकता है, और जो उन्हें दिखाई दे रहा था वो उसी स्पीसीज का था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि वो व्हेल मरी हुई थी और उसका लगभग आधा शरीर गायब था। यानी कोई ऐसा प्रेडेटर था जिसने इतने विशाल जीव को भी चीर फाड़ कर खा लिया था। टीम अभी इस व्हेल मर्डर को समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक उनके सामने वही आ जाता है जिसका उन्हें डर था, लिलिथ। जैसे ही लिलिथ दिखाई देती है, टीम के हर मेंबर के चेहरे पर दहशत साफ नजर आने लगती है, क्योंकि उन्हें याद था 2 महीने पहले जब उन्होंने लिलिथ को आखिरी बार एग्जामिन किया था, तब उसकी लंबाई सिर्फ 2.5 मीटर थी। लेकिन अब लिलिथ लगभग 7 मीटर लंबी हो चुकी थी। सिर्फ 2 महीनों में उसका साइज 3 गुना बढ़ चुका था। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं थी, ये कुछ बेहद खतरनाक था। यहीं पर सबसे बड़ी गलती करता है सोफिया का पति। बाकी सब लोग डर से जमे हुए थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सिर्फ एक चीज पर था, लिलिथ का सैंपल। रिसर्च के जुनून में वो लिलिथ के शरीर से सैंपल लेने के लिए उसे स्टैब कर देता है, और इसके बाद जो होता है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। लिलिथ कुछ ही पलों में वहां मौजूद सभी रिसर्चर्स पर हमला कर देती है। पानी के अंदर इंसानी शरीर टुकड़ों में बदल जाते हैं। सोफिया और उसकी एक साथी ये सब कुछ दूर से देख रही होती हैं। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। सब कुछ खत्म होने के बाद सोफिया उम्मीद के साथ समंदर में कूदती है। उसे लगता है कि शायद कोई तो बचा होगा, लेकिन उसे जो दिखाई देता है सिर्फ कटे फटे शरीर के हिस्से जो पानी में हर जगह बिखरे हुए थे। और तभी लिलिथ एक बार फिर सीधे सोफिया के सामने आ जाती है। इस बार वो किसी शार्क जैसी नहीं, बल्कि किसी समुद्री दैत्य जैसी लग रही थी। लिलिथ सोफिया पर भी हमला करती है और उसे घसीटते हुए समंदर की गहराइयों में ले जाने लगती है। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है कि अब सोफिया नहीं बचेगी, लेकिन किसी तरह वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और मौत के मुंह से वापस लौट आती है। सीन सीधा 3 साल आगे शिफ्ट हो जाता है। अब सोफिया वही इंसान नहीं रही थी। उसने शार्क रिसर्च पूरी तरह छोड़ दी थी और एक नया करियर ज्वाइन कर लिया था। अब वो एक एक्वेरियम गाइड के रूप में काम कर रही थी, जहां वो बच्चों को मछलियों और समुद्री जीवों के बारे में सिखाया करती थी। लेकिन उसका अतीत अब भी उसके साथ था। यहीं पर फिल्म में एंट्री होती है मिका की। मिका एक मरीन एक्टिविस्ट है और वो सेवियर्स ऑफ द सी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद है, समुद्री जीवन को बचाना। मिका सोफिया से मिलने जाती है और उसे अपने हेडक्वार्टर्स लेकर आती है। हेडक्वार्टर में मिका सोफिया को एक रिपोर्ट दिखाती है, और यही वो पल है जहां कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। मिका बताती है कि लिलिथ, जिस पर सोफिया ने सालों पहले रिसर्च की थी, वो अब पेरिस के सेन रिवर की ओर बढ़ रही है। यानी लिलिथ अब सीधे पेरिस शहर में एंटर करने वाली है। मिका चाहती है कि सोफिया उनकी मदद करे और लिलिथ को एग्जामिन करने में उनके साथ दे। सोफिया बहुत बड़ी और लॉजिकल बात कहती है। पेरिस के फ्रेश वाटर में लिलिथ या किसी भी शार्क का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। शार्क सॉल्ट वाटर के लिए बनी होती हैं,
फ्रेश वाटर उनका सिस्टम धीरे धीरे खत्म कर देता है, लेकिन इसके बावजूद सोफिया अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। लिलीथ से जुड़ा उसका डरावना अतीत उसे फिर से इस केस में आने से रोक रहा था। वो अपने रीजन देती है और वहां से निकल जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है सेन रिवर के किनारे। यहाँ हम दो लड़कों को देखते हैं जो नदी के पास घूम रहे होते हैं। अचानक उन्हें पानी के पास दो छोटी मिसाइल्स जैसी चीजें दिखाई देती हैं। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है और उन चीजों को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस सबको समझाती है कि सेन रिवर में वर्ल्ड वॉर 2 के मिसाइल शेल्स अक्सर मिलते रहते हैं, यानी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन असली खतरा अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। रात होते ही मीका अपनी एक दोस्त के साथ सेन रिवर में हुए एक कार एक्सीडेंट की जांच करने आती है। ऑफिशियली वो एक्सीडेंट था, लेकिन असल में मीका ये कंफर्म करना चाहती थी कि क्या लिलीथ सच में सेन रिवर तक आ चुकी है। डाइविंग गियर पहनकर नदी के अंदर उतरती है और नीचे जाकर जो वो देखती है वो उसकी सांसें रोक देता है। पानी के अंदर उसे दिखाई देते हैं शार्क के बेहद बड़े बड़े दांतों के निशान। ये किसी बोट या मशीन के नहीं थे। ये साफ इशारा था कि नदी में कोई बहुत बड़ा शिकारी घूम रहा है। लेकिन तभी वहां पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, क्योंकि बिना परमिशन ऐसे केस की जांच करना इल्लीगल था। पुलिस मीका को पकड़ लेती है, लेकिन उसकी दोस्त किसी तरह वहां से बचकर निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ सोफिया अब भी लिलीथ को ट्रैक कर रही होती है और अचानक उसके सिस्टम में वो सिग्नल दिखता है जिससे उसका दिल बैठ जाता है। लिलीथ अब सेन रिवर में एंटर कर चुकी थी, यानी वो डर जो अब तक सिर्फ एक थ्योरी था अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर्स उस आदमी की बॉडी सेन रिवर से बाहर निकालते हैं जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन जैसे ही सब बॉडी को देखते हैं हर कोई सन्न रह जाता है, क्योंकि उस आदमी की आधी बॉडी गायब थी। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। ये साफ था कि किसी बेहद बड़े जानवर ने उसे खा लिया था। मौके पर पुलिस के साथ सोफिया और मीका भी मौजूद होती हैं। सोफिया बिना घुमाए फिराए सीधे कह देती है ये काम शार्क का है और अगर आगे ऐसी मौतें नहीं देखनी है तो उस शार्क को रोकना पड़ेगा। लेकिन मीका इस बात को कुछ और ही तरह से समझ लेती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मौतें रोकनी है तो पुलिस लिलीथ को मार देगी। वो सोचती है कि शार्क को मारना हल नहीं है और इसी सोच के साथ वो लिलीथ को बचाने की प्लानिंग में लग जाती है। ऑफिसर एडियल अपनी टीम के साथ सोफिया को लेकर सेन रिवर पहुंचता है। प्लान ये होता है कि डाइव करके लिलीथ को ट्रैक किया जाए और उसे पकड़ने की कोशिश की जाए। सोफिया अपने ट्रैकर से लिलीथ की मूवमेंट्स मॉनिटर कर रही होती है। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त मीका अपनी दोस्त की मदद से एक बहुत बड़ा कांड कर देती है। वो सोफिया के ट्रैकर के सिग्नल को जैम कर देती है, जिसका मतलब अब कोई नहीं जानता कि लिलीथ कहाँ है। इससे डाइव किए हुए सभी ऑफिसर्स की जान सीधे खतरे में आ जाती है। लेकिन किस्मत से लिलीथ का पेट भरा हुआ होता है। वो दूसरे रूट से निकल जाती है और ऑफिसर्स बच जाते हैं। अब सिचुएशन बेहद सीरियस हो चुकी थी। पेरिस शहर के नीचे एक मॉन्स्टर शार्क घूम रही थी। पुलिस ये मामला सीधे मेयर के पास ले जाती है। मेयर साफ कहती है कि किसी भी तरह उस शार्क को रोका जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द सेन रिवर में एक बड़ा स्विमिंग इवेंट होने वाला है और वो उस इवेंट को कैंसिल करना अफोर्ड नहीं कर सकती। इधर दूसरी तरफ मीका अपना अगला कदम उठाती है। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसे सीक्रेट तरीके से कई मरीन एक्टिविस्ट्स तक पहुंचा देती है। वीडियो में वो कहती है सरकार ऐसी शार्क्स को मारना चाहती है और अगर हम चुप रहे तो लिलीथ को खत्म कर दिया जाएगा। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। और तभी वो अपना सबसे बड़ा फैसला सुनाती है। आज रात हमें पेरिस के कैटाकॉम्ब्स में जाना होगा। अब यहाँ समझना जरूरी है कि कैटाकॉम्ब्स आखिर हैं क्या। पेरिस के नीचे मीलों तक फैली हुई अंडरग्राउंड टनल्स का एक जाल है। सेन रिवर का पानी इन्हीं कैटाकॉम्ब्स से होकर गुजरता है। मीका का प्लान लगभग सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन उसी वक्त उसकी एक दोस्त अंदर ही अंदर डर जाती है और वो चुपके से पुलिस ऑफिसर्स के पास जाकर पूरा सीक्रेट प्लान बता देती है। अब पुलिस को पता चल जाता है कि शार्क इस वक्त कैटाकॉम्ब्स के अंदर ही मौजूद है। उसी रात मीका अपने साथ ढेर सारे मरीन एक्टिविस्ट्स को लेकर कैटाकॉम्ब्स की उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। ऑफिसर एडियल सोफिया के साथ वहां पहले से मौजूद थे। जैसे ही दोनों ग्रुप आमने सामने आते हैं, एक तरफ शार्क को बचाने वाले और दूसरी तरफ शहर को बचाने वाले, दोनों के बीच तेज बहस शुरू हो जाती है। बहस के बीच मीका अचानक कैटाकॉम्ब्स के अंदर बह रहे रिवर में कूद जाती है, लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से एक शार्क उभरती है। वो सबको दिखाना चाहती थी, देखो शार्क इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती, लेकिन ये लिलीथ नहीं थी। और कुछ सेकंड बाद एक के बाद एक कई शार्क्स पानी में दिखाई देने लगती हैं और फिर
एक शार्क सीधे मीका पर हमला कर देती है। मीका की मौत देखकर सारे एक्टिविस्ट्स यहाँ वहां भागने लगते हैं। कई एक्टिविस्ट घबराहट में रिवर में गिर पड़ते हैं और फिर शार्क्स के लिए पूरा डिनर तैयार हो जाता है। काफी मशक्कत के बाद ये पूरा केस कंट्रोल में लाया जाता है। जो लोग बचे होते हैं उन्हें सेफली बाहर निकाला जाता है। इसी दौरान एक शार्क को मार दिया जाता है और यही शार्क आगे चलकर सबसे बड़ा खुलासा करती है। सोफिया उस मरी हुई शार्क को एग्जामिन करती है और जो वो जानती है वो रोंगटे खड़े कर देता है। ये शार्क फीमेल थी, इसकी उम्र सिर्फ 2 महीने थी और ये प्रेग्नेंट थी और सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पेट में ढेरों बेबी शार्क्स मौजूद थीं। सोफिया समझ जाती है कि ये शार्क पार्थेनोजेनेसिस नाम के प्रोसेस से बच्चे पैदा कर रही है, यानी इन्हें मेल शार्क की जरूरत नहीं। फीमेल शार्क खुद के अंदर ही बेबी शार्क्स को रिप्रोड्यूस कर सकती है और वो भी बहुत छोटी उम्र में। ये बात बेहद डरावनी थी क्योंकि इसका मतलब था कि इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ सकती है। जांच में एक और सच सामने आता है। ये शार्क लिलिथ की ही बेटियां थीं और इन्हें एक खास एबिलिटी मिली थी, फ्रेश वाटर में सरवाइव करने की ताकत। ये ताकत उन्हें अपनी माँ लिलिथ से मिली थी, जिसने क्लाइमेट की टफ कंडीशंस झेलते हुए फ्रेश वाटर में रहना सीख लिया था। अब सबको ये भी समझ आ जाता है ये सिर्फ 1 या 2 शार्क्स नहीं है, ये हजारों की संख्या में हो सकती है और ये सभी पेरिस के नीचे कैटाकॉम्ब्स में छुपी हुई हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। डिसीजन लिया जाता है कैटाकॉम्ब्स में ब्लास्ट किया जाएगा ताकि वहां मौजूद सभी शार्क्स को खत्म किया जा सके। और अगली सुबह सेन रिवर में वो स्विमिंग इवेंट शुरू होने वाला होता है। जब मेयर को पता है कि सेन रिवर में शार्क्स का खतरा मौजूद है तो फिर इस स्विमिंग इवेंट को कैंसिल क्यों नहीं किया गया। लेकिन मेयर का फैसला अटल था, इवेंट कैंसिल नहीं होगा। मेयर बस इतना करती है कि सेन रिवर के चारों ओर ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स तैनात कर दिए जाते हैं। साथ ही वेल ट्रेंड स्पेशल ऑफिसर्स भी बुलाए जाते हैं। इधर दूसरी तरफ एडियल, सोफिया और बाकी ऑफिसर्स कैटाकॉम्ब्स के अंदर मेन स्पॉट्स को ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे। सब एक साथ डाइव करते हैं और अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। एडियल और सोफिया एक ही टीम में होते हैं। कैटाकॉम्ब्स के अंदर पूरा अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा। तभी एडियल अपनी टॉर्च जलाता है और अगले ही पल उसकी सांस अटक जाती है। टॉर्च की रोशनी में एडियल के चारों तरफ हजारों की संख्या में बेबी शार्क्स घूम रही थीं। किसी तरह सभी ऑफिसर्स बम्स को उनकी तय पोजीशन पर लगा देते हैं। अब बस ब्लास्ट होना बाकी था, लेकिन उससे पहले अचानक एक शार्क एडियल पर हमला कर देती है। पानी में पूरा अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन आखिरी पल में एडियल बम को ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट होता है, कैटाकॉम्ब्स हिल जाते हैं। एडियल गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे तुरंत ऊपर खींच लिया जाता है। मिशन आधा सफल लग रहा था। सोफिया दोबारा नीचे जाती है स्थिति देखने के लिए और तभी उसके सामने से एक विशाल साया गुजरता है और कोई नहीं, वो थी लिलिथ। हालांकि लिलिथ सोफिया को देख नहीं पाती, वो अपने बच्चों की मौत से बेहद गुस्से में थी। लिलिथ सीधे सेन रिवर की तरफ बढ़ती है जहां स्विमिंग रेस शुरू हो चुकी थी। लोग नदी में उतर चुके थे और अगले झटके में लिलिथ एक आदमी को 2 टुकड़ों में काट देती है और उसी पल पूरी रेस नरक में बदल जाती है। अब सिर्फ लिलिथ नहीं, ढेरों शार्क्स रिवर में आ जाती हैं। ये वही शार्क्स थीं जो कैटाकॉम्ब्स के बाहर कहीं और रह रही थी, इसलिए ब्लास्ट से मरी नहीं। इसी अफरा तफरी में स्पेशल ऑफिसर्स शार्क्स को स्नाइपर से शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ गोलियां सीधे जाकर लगती हैं वर्ल्ड वॉर 2 के पुराने मिसाइल्स पर। ये मिसाइल्स पुरानी जरूर थीं, लेकिन डिफ्यूज नहीं थी, यानी वो अब भी पूरी तरह एक्टिव थी। एक मिसाइल फटती है और अगले ही पल उसके ब्लास्ट से और मिसाइल्स फट जाती हैं। कुछ ही सेकंड्स में सेन रिवर के अंदर एक भयानक ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट पानी को इस कदर उछाल देता है कि एक सुनामी जैसी लहर पूरे पेरिस की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही पलों में सड़कें डूब जाती हैं, बिल्डिंग्स पानी में समा जाती हैं और पेरिस लगभग खत्म हो जाता है। मेयर इस तबाही के बीच हम देखते हैं एडियल और सोफिया को, दोनों रिवर के बीच किसी टूटे हुए ऑब्जेक्ट पर बैठे हुए हैं। हर तरफ शार्क्स, ढेर सारी, अनगिनत, कुछ पानी के ऊपर, कुछ नीचे। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो यकीनन ये सामने दिख रहे दोनों वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएंगे। आप इनमें से किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करके उसे अभी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।